नौजवान क्रांति का अगला एपिसोड। और आगे की धारा आगे की तरफ बढ़ती हुई। आज सुबह ही मुझे यह ख्याल आया कि कोरोना ने दुनिया का एक नए युग की शुरुआत कर दी। सब कुछ बदल दिया, सब कुछ। और हमें तो बचपन से एक ही चीज पढ़ाई गई थी, गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट। तो इफ गॉड इज ओमनीपोटेंट, दैट मीन्स कोरोना इज वीकर देन गॉड। बिकॉज फाइनली एवरी रिलीजन सेज कि गॉड इज ओमनीपोटेंट। लेकिन कोरोना ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। जैसे हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि द वर्ल्ड प्री कोरोना, द वर्ल्ड पोस्ट कोरोना। अगर ऐसी दुनिया बची रही, हालांकि कल सोलर एक्लिप्स की बातें चल रही हैं और ये फैन बंद करिए, फैन। सोलर एक्लिप्स की बातें चल रही हैं और बहुत सारे लोगों ने बड़ी बड़ी सारी बातें बना रखी हैं। ऐसा होने जा रहा है, वैसा होने जा रहा है। कुछ नहीं होने जा रहा है, आराम से रिलैक्स रहिए। कल पूजा पाठ जरूर करिए, अपने अपने रिलीजन के हिसाब से ध्यान करिए, साधना करिए, नमाज पढ़िए और जो भी करना है। बड़ा वाइब्रेशंस का बड़ा ज़बरदस्त खेल होता है। तो मेरे मन में सुबह विचार है कि कोरोना इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। और मालिक ने कहा कि मैं अपने सारे मैसेंजर भेज चुका हूँ, अब डायरेक्टली तो कोई मैसेंजर भेज नहीं सकता। तो कोरोना इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। और पहला उसका मैसेज है कि जागो, अवेकनिंग। अवेकनिंग किसके खिलाफ? हिपोक्रेसी के खिलाफ, हेटरेट के खिलाफ। आप किसी से हेट कब करते हो? जब आप उससे कम होते हो, छोटे होते हो। हेटरेट का सारा कॉन्सेप्ट ही यही। अब अमिताभ बच्चन किसी रामलीला करने वाले आर्टिस्ट से अगर मिले, शहर शहर में रामलीला होती है, उसके जो आर्टिस्ट होते हैं, अगर वो उनसे मिले तो अमिताभ बच्चन के मन में कभी हेटरेट नहीं पैदा होगी। क्योंकि वो शहर का एक छोटा सा आर्टिस्ट, वो क्या अमिताभ बच्चन के कद को चुनौती देगा? गले लगाएंगे वो उसे, और उससे उनका बड़प्पन ही बाहर आएगा। लोग तारीफ करेंगे, अमिताभ बच्चन ने बताओ उस शहर के आर्टिस्ट को गले लगा लिया। हिपोक्रेसी से बाहर है कि अगर आपको डर लगता है, आप खुद ही कहते हैं, सारे लोग कहते हैं कि गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज ओमनीपोटेंट। तो गॉड इज अगर ओमनीपोटेंट तो फिर कोरोना से डरने की वजह ही नहीं। कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा ही इसका। एक तो वो अवेकनिंग की बात कर रहा है कि जागो, बहुत हो गया। दूसरी बात वो कह रहा है कि अवेयर हो जाओ, जानो। जानना बहुत जरूरी है। हमारे पास कैपिटलिज्म ने क्या किया कि हमें बहुत सारे काम करने नहीं दिया, हम नहीं किया हमने। जैसे अगर हम रिलीजन को लें तो आज रिलीजन की हालत जो इतनी बुरी हुई, उसकी वजह यह है कि हम सब रिलीजियस फंक्शंस करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, लेकिन हम खुद नहीं करना चाहते। हम कोई शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते, हम कोई किताब नहीं पढ़ना चाहते। तो जो भी हमारे लिए पढ़ेगा, हमने एक पुरोहित हिंदुओं ने हायर कर लिया। मुझे आज भी याद है, एक बड़ा अच्छी घटना है मतलब मेरे साथ, कि हमारे यहाँ वो हिंदुओं क्या होता है, अखंड रामायण। तो मकान बना तो अखंड रामायण का पाठ हुआ, तो वो मंगाया गया, मतलब मंडली मंगाई गई। अब तो शहरों में मंडली आती है, जबकि रामायण का उद्देश्य ये है कि अगर आपके घर में अखंड रामायण होगा तो आपके मोहल्ले में या आपके गांव में जितने भी लोग होंगे, ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो आकर आपके घर में 1 पेज, 2 पेज, 5 पेज, 10 पेज वो खत्म करें। क्योंकि रामायण, रामचरितमानस का सीधा उद्देश्य था उसके सिद्धांतों का प्रसार। इसीलिए कहा गया कि उसको पढ़ने से बड़ा फायदा मिलेगा। इसीलिए ऐसी ऐसी बातें कही गई कि जो कुरान पढ़ेगा उसे सवाब मिलेगा,
जो बाइबल पढ़ेगा उसे सवाब मिलेगा, जो रामचरितमानस पढ़ेगा वो सवाब यही है कि जब आप उन्हें पढ़ेंगे और उनसे आप चीज़ों को सीखेंगे, उस सीखने से आपको सवाब मिलेगा। हमने क्या किया, हमने इस कैपिटलिस्ट के युग में हम इतने बिजी हो गए थे। मैं पढ़ रहा हूँ आपसे कि पिछले 3 महीने के लॉकडाउन ने पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। कभी कभी ऐसा होता था कि बस टाइम हो रहा है, इंस्टीट्यूट जाना है, क्लास लेनी है, तो आज प्राणायाम नहीं हो सकता, आज ध्यान नहीं हो सकता। हमने बहुत जरूरी चीजों से अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो जागने की बात कर रहा है कि जागो। अब कोई भीड़ कहीं नहीं, कोई मंदिर की भीड़ नहीं, कोई मस्जिद की भीड़ नहीं, कहीं कोई भीड़ नहीं। अब जिम जाना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर लेकिन हेल्थ का तो ख्याल रखना ही है। तो योगा इज अ इंडिविजुअल थिंग। अब आपको पहले यह था कि बड़ा स्ट्रेस है, क्लब जाना है, मूवी जाना है, क्योंकि मन को डिस्ट्रैक्ट करना है। एक्चुअली हम डिस्ट्रैक्शन और पीस, इन दो वर्डों के बीच में डिफरेंस नहीं ढूंढ पाते। हमारी जो अशांति है, मेंटल अनस्टेबिलिटी, उसमें सबसे बड़ा रोल है डिस्ट्रैक्शन का। बड़े, मैंने कल भी शायद ये बात कही थी कि बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, बड़े बच्चे मार खाए बेचारे। उसकी वजह यही थी कि हमने डिस्ट्रैक्शन को शांति समझ रखा था। हम मानसिक हलचल हुई, हम मूवी देख लिए, मानसिक हलचल हुई, हम क्लब चले गए, मानसिक हलचल हुई, हम 10 लोग साथ में बैठ गए। तो अब तो मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। और जैसे ही आप जागेंगे और जानेंगे, तो तीसरी चीज जो आपकी जिंदगी में होगी वो होगी अराइज। उठेंगे आप, राइज करेंगे। कोरोना ने व्यक्ति को कहीं ना कहीं ईश्वर के करीब लाने का बड़ा काम किया, और वो जागृति जो आपके अंदर पैदा होगी वही आपको बचाएगी। हमारे एक भाई भी हैं, मित्र भी हैं, कस्टम कमिश्नर है हैदराबाद में, कल्याण रेवेला जी, उनको पॉजिटिव होगा, ठीक है, नॉर्मल हो गया। मैं चाहूँगा आप सब लोग दुआ करें, प्रार्थना करें उनके लिए। बेचारे ऑफिस जाते रहे, हर सरकमस्टेंस में ऑफिस जाते रहे। तो अभी 3-4 दिन पहले वो टेस्ट हो, तो खैर मैं चाहूँगा आप सारे लोग उनके लिए दुआ करें। लेकिन अब लोगों ने उसे ओवरकम कर लिया, अब वो पैनिक की चीज़ नहीं रही। अब और ओवरकम किसने किया? जो जागे हुए लोग हैं। एक जो जागा हुआ दिमाग और सोता हुआ दिमाग है, ये सारा खेल, सारी जिंदगी इन दो दिमागों की जिंदगी है। अवेकेंड माइंड एंड अ स्लीपिंग माइंड। और स्लीपिंग माइंड वो कितना भी पढ़ ले, कहीं भी पढ़ ले, कुछ भी कर ले, उसके काम में कहीं ना कहीं कमियां रहेंगी और वो परेशान रहेगा। यही औरंगजेब की कहानी में हम यही डिस्कस कर रहे हैं। और कल हमने मुद्दा उठाया था औरंगजेब और डेक्कन की पॉलिसी। तो मैंने आपको डेक्कन की पॉलिसी अकबर के समय से बताना शुरू किया, और मैंने बताया कि कैसे उन्होंने असरगढ़ के किले को कब्जा किया और पहला डेक्कनी राज उनके कब्जे में आया। फिर बालाघाट को लेकर अहमदनगर से लड़ाई चलती रही, और फिर जहांगीर ने सबसे दोस्ती कर रखी थी। जहांगीर के समय ज़्यादा बवाल नहीं हुआ, हालांकि अहमदनगर से तनी तना उसकी भी चलती रही। लेकिन शाहजहां के समय, मैंने कल आपसे कहा कि मामला आकर बिगड़ गया। और शाहजहां के समय से बिगड़ा इसलिए क्योंकि एक तो अहमदनगर पुरानी ट्रीटी मान नहीं रहा था, और दूसरी अहमदनगर ने एक मुगल विद्रोही को शेल्टर दे दिया, खाने जहां लोधी। और फिर शाहजहां ने कहा कि इनफ इज इनफ, अब मामला बस, अब तो इसका कुछ ना कुछ फैसला करना ही पड़ेगा। और शाहजहां दक्कन पहुंचता है। मराठा तब तक राइज कर चुके थे, मराठों ने अपना अस्तित्व तब तक पैदा कर लिया था, और शाहजी एक बड़ा नाम था दक्कन में। तो शाहजहां ने शाहजी से अलाई किया और अहमदनगर के मामले में मदद मांगी। अभी मैं मराठा पर आऊँगा, अभी जब मैं औरंगजेब पर आऊँगा तो मराठा की कहानी आपको बताऊँगा कि आखिर ये मराठे अपना अस्तित्व कैसे पैदा कर पाए, और शिवाजी को इतना सम्मान क्यों है मराठा की हिस्ट्री में। तो फिर लेकिन वो मलिक अंबर जो है,
मलिक अंबर का बेटा जो है फतेह खान, उसने शाहजहां से कहा कि सर मैं अंदर से दरवाजा खोल दूंगा, आपको बाहर के आदमी की जरूरत ही नहीं। और मलिक अंबर ने अहमदनगर में बड़ा, तब अहमदनगर का प्रधानमंत्री था वो, और बड़ा खौफ था उसका दक्कन के राज्यों में, और सबसे लड़ाई की उसने, मुगलों से की, बीजापुर से की, गोलकोंडा से की। और वो एक आदमी है मलिक अंबर, बड़ा मराठा हिस्ट्री में बड़ा उसका नाम है, हालांकि आमतौर पर मराठा उसे जानते नहीं है, जो आजकल मराठा के लोग हैं वो मलिक अंबर को जानते नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति ने मराठों को एक लड़ाकू शक्ति बनाई वो है मलिक अंबर। बहुत जमकर यूज किया उसने मराठों को। उसके बेटे ने शाहजहां का साथ किया, तो जब फतेह खान का साथ शाहजहां को मिल गया तो शाहजहां ने शाहजी का साथ छोड़ दिया। शाहजी कौन? शिवाजी के पिताजी। और यहीं से कल मैंने आपसे कहा कि मुगल और मराठा टकराहट की शुरुआत हुई, यहीं से दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत हुई शाहजहां के टाइम से। यानी औरंगजेब की जितनी भी मुसीबतें हैं वो सारी मुसीबतों का जन्मदाता है शाहजहां। खैर 1633 में शाहजहां ने मलिक अंबर को हजम कर लिया। जब शाहजहां ने अहमदनगर को हजम कर लिया, जब शाहजहां ने अहमदनगर को हजम कर लिया तो अहमदनगर को एक मैसेज चला गया, मतलब दक्कन के राज्यों को एक मैसेज चला गया, डेक्कन, बीजापुर गोलकुंडा, अब दो ही राज्य बचे, बीजापुर गोलकुंडा, और दोनों को ये मैसेज चला गया कि नहीं नहीं नहीं, ये मुगल कितनी भी दोस्ती की बात करें, भाईचारे की बात करें, इनके मन में विस्तारवाद है। विस्तारवाद मतलब एक्सपेंशनिज्म, ये एक्सपैंड करना चाहते हैं। खैर अहमदनगर को खाने के बाद शाहजहां ने बड़ा सूझबूझ का परिचय दिया, और 1636 में, बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है 1636, 1636 में उसने बीजापुर और गोलकुंडा से दोस्ती कर ली शाहजहां ने। और फिर उसने बीजापुर और गोलकुंडा से कहा कि ठीक है, आप आराम से आप लोग रहिए, और आप दक्षिण के राजा कुछ भी करिए, मुगल आपकी तरफ से कोई, मुगल की तरफ से आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। और एक परमानेंट दोस्ती का समझौता हुआ 1636 में। बाकायदा मुगल राजा ने अपने मोहर लगाई और अपना अंगूठा लगाया, पंजा रखा, और यह हुआ कि एक परमानेंट फ्रेंडशिप हो गई बिटवीन डेक्कनी स्टेट्स एंड मुगल्स। अब ये जब डेक्कनी स्टेट्स की दोस्ती हो गई मुगल से 1636, तो फिर डेक्कन के दोनों स्टेटों ने दक्षिण को जमकर लूटा, खूब एक्सपेंशन किया। बीजापुर और गोलकुंडा दोनों ने पूरा कन्याकुमारी की टिप तक इनकी फोर्सेस ने जाकर रौंदा, लूटा, बड़ा धन इकट्ठा किया। 20 साल बाद यानी 1656, और कल मैं आपको बता चुका हूं तीनों हिस्ट्री अलग है, नॉर्थ इंडिया अलग, डेक्कन अलग, साउथ इंडिया अलग, इंटरमिक्स नहीं करना है। डेक्कन क्या है? ब्रिज है, किसके बीच में? नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। डेक्कन ज्योग्राफिकली टेक्निकल एरिया है, इसलिए ज्यादातर नॉर्थ के राजाओं ने डेक्कन के राजाओं से दोस्ती रखी, मैरिज अलायंस रखा। कल 2 एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, गुप्तों का एग्जाम्पल दिया, एक अलाउद्दीन खिलजी का एग्जाम्पल दिया। खैर 1656 ठीक 20 साल तक ये समझौता चलता रहा, और 20 साल बाद यानी 1656 में जब शाहजहां को इकोनॉमिक क्राइसिस ज्यादा बढ़ी, तो फिर 1656 में मुगलों ने एक मैसेज भेजा बीजापुर और गोलकुंडा कि जितना पैसा तुम लोगों ने साउथ से कमाया है उसका एक हिस्सा हमें भी दे दो। बीजापुर गोलकुंडा ने कहा लेकिन सर आप तो वादा कर चुके 1636 में। अरे बोले राजशाही में कौन सा वादा, आपको जिंदगी में बस एक चीज क्लियर करनी हो, आपको संसारी बनकर रहना है या सन्यासी बनकर, ये दो में से आप ये एक चीज क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो पूरी जिंदगी आपकी नर्क बन जाएगी। ये बहुत बड़ा फैसला है जिंदगी में कि आप संसारी बनकर रहेंगे या सन्यासी बनकर। और इससे भी बड़ा एक फैसला है कि मैं संसार में भी रहूंगा लेकिन सन्यासी बनकर रहूंगा। वो तो सुपर टैलेंट की बात है,
राजा जनक, ऐसा मुश्किल है। जैसे बुद्ध हैं, वो सन्यासी बनकर है कि हमें नहीं रहना संसार, क्योंकि ये पूरा संसार एक्सप्लॉइटेशन का खेल है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। जो आपको प्यार करते हैं वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, जो आपके अपने हैं, अपना का मतलब ही एक्सप्लॉइटर, हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन जो भी गरीब हैं, भिखमंगे हैं, उनका कोई नहीं है दुनिया में, क्योंकि वो किसी के काम के नहीं है। हम भी किसी को दान करते हैं तो एक अहम के भाव से करते हैं कि उसको दान किया हमने। 99% पर इस धरती पर लोगों के परेशान होने का रीजन ये है कि वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो संसार में रहेंगे या संसार के बाहर रहेंगे। बुद्ध, महावीर, छोड़ दिया संसार कि अगर ये एक्सप्लॉइटेशन का गेम है, हमें नहीं रहना, तो किसी ने उन्हें छेड़ा ही नहीं, किसी ने उन्हें गाली नहीं दी, किसी ने उनकी बुराई नहीं की। जिंदा रहे तो लोगों ने की, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें कहते रहे। इससे धर्म के लोगों को बड़ा, जब भी कोई आदमी एनलाइटेंड होता है तो ये जो धार्मिक वर्ग है, धार्मिक पुरोहित, मौलाना, इसको बड़ा, ये बेसिकली बिजनेसमैन है। ये समाज को बांधने का काम करते हैं, ये समाज को भटकाने का काम करते हैं। कल के किसी मेरे मित्र ने फेसबुक पे लिखा था कि पंडितों को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए और मंदिरों को छोड़कर काम करना चाहिए। सर, मंदिर में पंडित तब तक रहेगा जब तक आप भिखमंगे हैं। आपके भिखमंगेपन से ही वो पंडित वहां बैठा होगा। पंडित अपने बल पर नहीं बैठा है भाई। किसी गांव में अगर कोई आदमी बीमार ही ना हो तो वहां डॉक्टर बचेगा कैसे? ये जो आप पंडितों की बुराई करते हो ना, उससे पहले आप अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया करो। आप मंदिर जाते हो कि भगवान नौकरी लगवा दो, सबसे बड़ा भिखमंगे तो आप ही हो। और भगवान आईएएस में लगवाना है, वो भी प्रॉपर आईएएस में भगवान, और कैडर भी भगवान यूपी ही दिलवा दे। इतनी तो आपकी मांगे हैं कि सेंट्रल मिनिस्टर के घर में शादी हो जाए भगवान। तो आपकी चूंकि मांगे हैं तो, और वो आपके सपने को पूरा करता है। ये मौलाना, ये पुरोहित, ये आपके सपनों के सौदागर हैं, ये आपके सपनों को पूरा, ये अपनी वजह से जिंदा नहीं है, इनको आपने जिंदा रखा है। इसलिए इनको कुछ कहने से पहले आप स्वयं को जरूर देखें। और 90% लोग इस दुनिया में भगवान के भरोसे जीते हैं, इसलिए ये वर्ग कभी खत्म नहीं होगा। मेरे एक मित्र हैं, अंबेडकर जी को भगवान मानते हैं, मैं तो उन्हें बुद्ध मानता हूं, वो भगवान मानते हैं। बड़ा पूजा पाठ करते हैं, बड़ा मतलब रीति रिवाज कर्मकांड का बड़ा विरोध करते हैं, और पुरोहित वर्ग को बड़ा गाली देते हैं। एक बार सौभाग्य से मैं उनके घर पहुंच गया, ऐसे ही एट रैंडम पहुंच गया, तो उनकी माता जी थी बाहर, तो उन्होंने कहा कि अब अंदर आ जाओ, पूजा हो रही है। मैंने कहा पूजा किस चीज की? तो मैं अंदर पहुंचा तो वो तो बेचारे एकदम, उनका चेहरा पीला पड़ गया, मुझे ऐसे देख रहे थे। अब मैंने कहा करो, कोई बात नहीं, करो। मैं तो बहुत हंसा भाई साहब, बड़ा मस्त हुआ। आया ड्राइंग रूम में बैठा, वो बेचारे आए भागते हुए, आधे घंटे बाद हंसने लगे। अरे यार अवध भाई, अरे अरे यार तुम तो पूजा करवा रहे हो। किस चीज की पूजा करवा रहे हो? करे वो काल सर्प की पूजा करवा रहा हूं, पैसे में बड़ा घाटा हो रहा है अचानक। तुम मरे हुए लोग, तुम पुरोहितों को खत्म कर पाओगे? तुम कभी नहीं खत्म कर पाओगे। वो अंबेडकर एक बहुत साहसी आदमी है, उतनी साहस लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो वो दुनिया से बिल्कुल अलग आदमी है। उसको फॉलो करना अपने आप में एक क्रांति है।
गांधी को फॉलो करना, अंबेडकर को फॉलो करना, बुद्ध को फॉलो करना, मोहम्मद को फॉलो करना, कृष्ण को फॉलो करना, जीसस को फॉलो करना। ये सारे ईसाई मुल्क हैं, कहते हैं लव इज गॉड। एक देश पर हमला करते हैं, फिर उसे बर्बाद करते हैं, फिर इनकी ईसाई मिशनरियां वहां पहुंचती हैं, इन द नेम ऑफ द सन, द फादर एंड द सन। एक गैंग बर्बाद करती है, दूसरी गैंग आकर वहां सेवा करती है। ये सब पैगंबर बिल्कुल अलग तरह के लोग, बहुत अलग तरह के लोग। आपको जिंदगी में एक चीज डिसाइड करनी है। अगर आपको सन्यासी बन के रहना है, मतलब संसार आपको नहीं चाहिए, आपका कोई विरोध नहीं करेगा, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, आपको कोई गाली नहीं देगा, पढ़े रहिए हिमालय में जाके, शिवपुरी में, ब्रह्मपुरी में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, हेमकुंड में चले आइए, सारा फ्रिक्शन खत्म। लेकिन अगर आपको संसार में रहना है और आपको ऊपर उठना है, राजा बनना है, क्राउन रखना अपने सर पे कि पूरी दुनिया आपको बोले जिले इलाही, तब ये आसानी से नहीं होगा सर। फिर तो आपके बगल के लोग ही आपको काटने की कोशिश करेंगे ही। मेरे बड़े सारे बचपन के मित्र जो मुझे देखते होंगे, वो बेचारे बहुत गुस्से में भी आते होंगे कि तुमने तो जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की, तुमको ये सब बातें कैसे पता चली। मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया, बोले तुम इतना कैसे पढ़ लिए। मैंने कहा मैं तो आंख में ध्यान करता हूं, भगवान सब बताते रहता है मुझको। इसलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज इन योर हैंड। बस तुम डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। औरंगजेब की प्रॉब्लम क्या है? उलझा हुआ है। राजशाही के सिद्धांत बिल्कुल अलग हैं, ब्यूरोक्रेसी के सिद्धांत अलग है, एरिस्टोक्रेसी के सिद्धांत अलग है। 1656 में शाहजहां ने पैगाम भेजा बीजापुर गोलकुंडा को कि पैसा भिजवा देना। और तब वो जो 1633 में फीलिंग आई थी डेक्कनी राज्यों में कि मुगल किसी के दोस्त नहीं हो सकते, वो फीलिंग बहुत मजबूत हो गई कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप बिटवीन मुगल्स एंड डेक्कनी स्टेट्स। और फिर उनको मुगलों को परेशान करने का एक हथियार उनके पास था, मराठा। वो मराठों को बैक करने लगे और 1656 में मराठों को एक इनकारनेशन मिल गया, शिवाजी। और शिवाजी की ताकत के पीछे जो आदमी है वो है उनकी मां, और दूसरी चीज जो उनके पीछे है वो है उनके गुरु रामदास। इस देश में भारत में अगर आप पैदा हुए हैं तो आप बहुत ही भाग्यशाली आदमी हैं, और तब तो आप सुपर भाग्यशाली हैं जब आपको एक गुरु मिल जाए रामदास की तरह। बाल समय रवि भक्ष लियो। एक दिन मैं हनुमान चालीसा पे क्लास लेने जा रहा हूं, उसकी एक लाइन आपको बताऊंगा। बाल समय रवि भक्ष लियो। जब हम पैदा हुए तो हमने रवि को भक्ष लिया। रवि कौन? हमारा ज्ञान। बच्चों में दिमाग नहीं होता, इसलिए कभी कभी गंदी चीजें खा लेते हैं, अपनी पॉटी पकड़ लेते हैं अपने हाथ से। बाल समय रवि भक्ष लियो। रवि मतलब प्रकाश, सूरज, ज्ञान। तब तीनों लोक भयो अंधियारो। आपके मन में भी अंधेरा, आपके दिल में भी अंधेरा, आपके जीवन में भी अंधेरा। वो जो आदमी आपको ज्ञान की दोबारा याद दिलाएगा वो है आपका गुरु। इसीलिए इंडिया इज अ कंट्री ऑफ इनकारनेशन। लोग कहते हैं भगवान यही क्यों अवतार लेते? अवतार मतलब क्या? सिद्धार्थ बुद्ध बन गया, अवतार है। आप भी ले सकते हो, आप भी ले सकते हो। सर साधना करनी पड़ेगी, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा। कर्मकांडों में श्रम नहीं, चुनौती नहीं है, नहीं है।
मंदिरों में लोग जाते हैं, गए, वहां सारा काम यंत्रवत है, मशीन बेस्ड। अंदर गए, आरती किया, माला चढ़ाई, घंटा हिलाया, भागा। मन को आजादी है कहीं भी घूमने की। बड़े सारे मेरे मित्र हैं, नमाज पढ़ने गए, भागकर बाहर आए नमाज से, तुरंत सिगरेट लगा ली। आपका भी अवतार हो सकता है। आप भारत में पैदा हुए, आप बहुत भाग्यशाली हैं। और भारत में अगर आपको गुरु मिल गया रामदास की तरह, अब औरंगजेब का साथ किसका? पुरोहितों का। इसीलिए आपको औरंगजेब और शिवाजी के व्यक्तित्व में बड़ा फर्क दिखाई पड़ेगा। और ये कहानी आपको पढ़नी चाहिए। और इस कहानी को आप हिंदू मुस्लिम के नजरिए से मत देखिए। और अगर आप देखते हैं तो आप महान हैं। आप शिवाजी से इसलिए प्यार मत करिए क्योंकि आप मराठा हैं, छत्रपति। अरे आप शिवाजी को देखिए कि शिवाजी एक जमींदार के बेटे ने मुगलों को चुनौती दे दी। कैसे? वो पावर कहां से आई? आप लड़ जाओ अपने इलाके के सब इंस्पेक्टर से, बहुत मारे आपको। मैं पुणे में था तो मेरे दोस्त ने लिखा रखा है छत्रपति। मैंने कांस्टेबल को गाली दे सकते हो? अरे बोले मैं पागल हूं। हाँ, मैंने कहा तो छत्रपति क्यों लगा रखा है? अफजल खान को मार डाला उसने, शाइस्ता खान की अंगूठा काट लिया। औरंगजेब को रुलाता रहा वो आदमी जिंदगी भर। तुम में और उस आदमी में बड़ा फर्क है यार। ये स्टिकर उतार कर फेंक दो, लिख दो पीछे भिखमंगा। भारत, कल मैंने पोस्ट डाला, आपने शायद ध्यान दिया कि जब तक भारत है तब तक इंडिया का कुछ भी नहीं होगा। भारत मतलब ज्ञान, ये ज्ञान का देश है, ज्ञान का। इसीलिए ये पश्चिम के जो कैपिटलिस्ट हैं, ये हमारे संतों की बड़ी खिंचाई करते हैं। Here is Indian saints। और ये बड़ी मजेदार बात है कि ये हमारे संतों को अपने घर में बड़ी इज्जत देते हैं। किसी भी मिशनरी स्कूल में हिंदुस्तान में ध्यान नहीं सिखाया जाता। कहते साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ। आपका लड़का वियर्ड हरकतें कर रहा है, वियर्ड। अबे वियर्ड करेगा ही। क्लास 4 के बच्चे को तुम 4 बार बोलते हो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरा बच्चा हो तो मैं तो कह दूंगा कि डाल देना मास्टर को, जो अगर तुमसे इस तरह से बात करे तो। मास्टर का काम किसी बच्चे को डिमोटिवेट करना है, वो टीचर है ही नहीं। टीचर और स्टूडेंट मतलब क्या, दोस्त। कल मैंने हमारे ऋषि भाई हैं, उनको मैंने मित्र कहा, उन्होंने मुझे लिखा सर आप मुझे मित्र क्यों करें? मित्रता ही होती है। टीचर और विद्यार्थी के बीच मित्रता ही होती है। जिन बातों को आप किसी से नहीं कह सकते वो आप अपने टीचर से कहेंगे, अगर बहुत ज्यादा करीबी हैं तो। और कहते ही वाजीराम में तो मतलब न जाने लोगों ने क्या क्या आके मुझसे कह रखा है। बड़ी प्यारी 2 कैरेक्टर हैं शिवाजी। हिंदू मत देखो, हिंदू देखोगे वो मामला गड़बड़ा जाएगा। महाराष्ट्र का आदमी बड़ा छत्रपति, तुम छत्रपति नहीं, शिवाजी एक अलग आदमी। औरंगजेब, दोनों की संगत देखो। एक के पास गुरु है, जागृत गुरु, जागृत। उसने अपने शिष्य को भी जागृत कर दिया, वो इंटरनल एनर्जी से कनेक्ट हो गया। वो इंटरनल एनर्जी से कनेक्ट हो गया। उस इंटरनल एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद उस आदमी ने वो कांड किए। शिवाजी कोई आदमी नहीं है। गुरु रामदास कौन है? पारस, पत्थर। उसने शिवाजी लोहे को टच कर दिया, शिवाजी भी पारस हो गए, सोना हो गए। (1656) में समझौता टूटा मुगल और दक्कनी राज्यों का। 1656 में सिविल वॉर शुरू हुआ नॉर्थ इंडिया में, मैं आपको बता चुका हूं, औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच। 1656 में शिवाजी ने अपने कैरियर की शुरुआत की दक्कन में। अब
ये मराठा शक्ति कैसे बने? मराठा शक्ति ऐसे बने कि मुगल नॉर्थ इंडिया में और ये डेक्कनी स्टेट्स डेक्कन में, और ये डेक्कनी स्टेट्स किसके ऑफशूट थे? बहमनी किंगडम के। बहमनी किंगडम किस ईयर में बना? 1343 में। कैसे बना? जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर किया और अपने नोबल्स को वो डेक्कन लेकर गया, दौलताबाद। जब मोहम्मद बिन तुगलक कमजोर हो गया तो उसके वही नोबल्स जो उसके साथ दौलताबाद गए थे, उन्होंने ही वहां पर एक इंडिपेंडेंट राज्य की स्थापना की, बहमनी। वो बहमनी 5 भागों में टूट गया। वही बने डेक्कनी स्टेट्स, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बेरार। तो दोनों विदेशी, मुगल भी बाहर के और डेक्कनी स्टेट्स भी बाहर के। और मराठा और महाराष्ट्र की जो टरेन है वो टफ है। आप कभी मुंबई से शिरडी की तरफ जाइए, टफ टरेन है, पठार है, जंगल है, और रेनी सीजन में तो बड़ा खतरनाक सा समय हो जाता है। वहां गुरिल्ला वॉर की ज्यादा संभावना है। बात हिम्मत की नहीं होती, बात होती टरेन की। सर 1839 में अंग्रेजों ने एक कांड कर डाला। ये अपने आप को बहुत बड़े सुपर पावर समझते थे इंग्लिश। तो इन्होंने सोचा कि अफगानिस्तान पर हम कब्जा कर लें, अपना आदमी बैठाएंगे, अपना। जैसे इन्होंने बंगाल में अपना आदमी बिठाया, अवध में बिठाया, तो इन्होंने सोचा हम अफगानिस्तान में अपना आदमी बिठाएंगे 1839 में। तो इन्होंने जो है, अफगानिस्तान का राजा था दोस्त मोहम्मद। अफगानिस्तान की ये कहानी जानते नहीं थे, अफगानिस्तान की ज्योग्राफी को समझते नहीं थे, वहां के लोगों के कैरेक्टर को जानते नहीं थे। इन्होंने हमला कर दिया साहब। इनके पास एक पपेट था, शाशुजा, लुधियाना में इनका पेंशनर था। ये उसको लेके गए और इन्होंने दोस्त मोहम्मद का हटाकर शाशुजा को गद्दी पर बैठा दिया। आपने सुना होगा फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। टेरेन, मैं टेरेन की कीमत बता रहा हूं, टेरेन। और अफगानी, राजस्थानी, राजपूत, मराठी, इन लोगों को लड़ाई, इनके लिए पैशन है। और खासकर जब आउटसाइडर आ जाए, तो यूपी और बिहार का आदमी ऐसा नहीं, उसमें हिम्मत नहीं है, बहुत हिम्मत। लेकिन वो अफगान महाराष्ट्र में, वो बिहार का सैनिक खड़ा है, बेचारा खैनी बना रहा, वो मराठी को निकला जंगल से, एक मारा, अंदर घुस गया। अब कहां ढूंढोगे? अफगानियों को बड़ा दुख हुआ कि इस मुर्दे को लाके बैठा दिया हमारे ऊपर, शाशुजा को, हम लड़ने वाले लोग हैं। 1841 में अपराइजिंग हुई काबुल में। अंग्रेजों ने डर के मारे ट्रीटी कर ली दोस्त मोहम्मद से। और जब अंग्रेज वापस आ रहे थे अफगानिस्तान से, सर अफगानियों ने एक एक आदमी को मारा। 16,000 आदमी में से सिर्फ एक आदमी वापस पहुंचा था। डाटा आपको मिलेगा विपिन चंद्रा की किताब में, फॉरेन पॉलिसी, चैप्टर नंबर 7। 16,000 आदमी में से सिर्फ एक आदमी वापस आया था। यह होता है टेरेन की कीमत, यह होती है टेरेन की इंपॉर्टेंस। तो जो लोकल मराठी है वो अपने टेरेन को अच्छी तरह समझता था, किस गली से निकलेंगे तो कहां पहुंचेंगे। तो इब्राहिम आदिल शाह जो है, बीजापुर का जो शासक है, उसने मराठों को अपनी सेना में भर्ती किया। जब उसने मराठों को अपनी सेना में भर्ती किया तो मुगलों के खिलाफ उसको एज मिलने लगा। तो जहांगीर ने पूछा, कहा कि यार ये हमारी सेना कैसे हार जा रही, इतनी ताकत, इतना पैसा हम लगा रहे। तो लोगों ने बताया कि साहब उनकी तरफ से लोकल लोग लड़ते हैं, लोकल मराठी लड़ते हैं। तो जहांगीर ने कहा ठीक है यार, तुम भी अपनी सेना में मराठी करो। तो जहांगीर पहला मुगल शासक है जिसने मराठियों को अपनी सेना में भरना शुरू किया। पहली बार किसने भरा? आदिल शाह ने। अब दो लोग लड़ रहे हैं, मुगल और मराठा। लड़ कौन रहा है? मराठी। सॉरी, दो लोग लड़ रहे हैं, मुगल और बीजापुर, डेक्कनी स्टेट्स, और दोनों की तरफ से लड़ कौन रहा है? मराठी। यही तो हुआ सेंट्रल एशिया में। वियतनाम में अमेरिका पीटा जा चुका था, अमेरिका ने पॉलिसी अपना ली नॉन इंटरफेरेंस की, सीधे तो हमें जाना ही नहीं।
तो अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका ने क्या किया, तालिबान को पैदा किया, मुजाहिदीन अब यूएसएसआर के खिलाफ। और 1989 में मुजाहिदीनों ने यूएसएसआर को बहुत मारा, तो मुजाहिदीनों में हिम्मत आई कि अगर हम यार एक सुपर पावर को मार सकते हैं तो दूसरे को क्यों नहीं मार सकते। तो जब वो यूएसएसआर की तरफ से पलटे तो यूएस की तरफ आ गए, तब यूएस को बड़ी चोट पहुंची। वर्ल्ड हिस्ट्री की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, ये सारी घटनाएं मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की कहानी में सुनाऊंगा। खैर, तो यहीं से मराठा खेल की शुरुआत हुई। लड़ कौन रहा था, मुगल और मराठा, मुगल और दक्कनी स्टेट दोनों की तरफ से लड़ कौन रहे थे, मराठी। मालिक अंबर जो है अहमदनगर का, उसने जमकर भर्ती की मराठों की, और मराठों को एकदम लड़ाकू बना दिया दक्कन का, और मराठा सरदारों की कीमत बढ़ने लगी दक्कन में। और उसी परिस्थिति में शिवाजी जैसे महानायक का जन्म हुआ। और शिवाजी ने देखा जागृत दिमाग है, जिंदा दिमाग है, जिसका दिमाग जिंदा वो महान। कुछ नहीं होता पढ़ाई वढ़ाई करने से, बड़े पढ़े लिखे लोग मिलते हैं मुझे, बहुत पढ़े लिखे, मैं तो पढ़ा ही नहीं कभी, बड़े पढ़े लिखे, knowledgeable और this industry and that is I am from here, I am from there। फिर मैं उनसे कोई छोटा सा सवाल कहीं से कर लेता हूँ, कहते ये कभी देखा था, नहीं ये तो नहीं देखा। तुम अपने आप को बहुत, तुम ध्यान नहीं करते, तुम दीनहीन हो। ध्यान करो, अपने दिमाग को जिंदा करो, तुम्हारी क्षमता धरती से आसमान तक पहुंचने की है। ये जो नौजवान क्रांति मैंने शुरू की, मैंने क्या, मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, मेरे गुरु लोग हैं, उन सबका आशीर्वाद है इस क्रांति के पीछे, और सब कुछ वही मैनेज कर रहे हैं, सब भगवान की महिमा है। उसके पीछे ताकत कहाँ से है, वो संतों की, वो सूफियों की, वो औलियाओं की। बाल समय रवि भक्ष लियो, तुमने अपनी रवि को भक्ष रखा है, तुमने अपने ज्ञान को भक्ष, और तुम ज्ञान समझते हो ये किताबों को, वो तो स्मृति है। रिमेम्बरेंस इज नॉट नॉलेज। A body at rest will be at rest, a body in motion will be in motion until and unless a external force is applied on it। ये तो रिमेम्बरेंस है, ये नॉलेज नहीं है। इस दुनिया में 98% लोग स्मृति को ज्ञान समझते हैं। कुरान रट लिया, सोचते मुझे ज्ञान हो गया, नहीं। गीता रट ली, समझते मुझे ज्ञान हो गया, बिल्कुल नहीं। वो रिमेम्बरेंस है। इसीलिए तो मैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को वो करता हूं, रिमेम्बरेंस उनके पास है, रिमेम्बरेंस। इसीलिए वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्रांति नहीं कर पा रहे। वो कुछ लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन, प्रभावित तो हमारे देश में लोग, यहां राखी सावंत से भी है। लोगों का क्या है, या तो लोग प्रभाव में है या अभाव में है। भाव में होना बहुत जरूरी है। तीन ही तरह के लोग दुनिया में है, या तो प्रभाव में है, प्रभाव खत्म हो जाएगा, आपके प्रति जो उनका लगाव वो खत्म हो जाएगा, या तो वो अभाव में है, आपसे कोई अटैचमेंट ही नहीं, आपसे कुछ मिल ही नहीं रहा उनको। जो भाव में है, इसीलिए लोग सूफियों को बड़ा प्यार करते हैं, संतों को बड़ा प्यार करते हैं, उनसे कुछ मिलता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दिखाई पड़ता है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आपको मैं क्यों कहता हूं, आपको मैं पढ़ने के लिए नहीं कहता, मैं आपसे कहता हूं ध्यान करो, योगा करो, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि जैसे ही आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, उसके बाद आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप बहुत महान देश में पैदा हुए, आप सबको एक एक रामदास की जरूरत है। आप सबको एक एक रामदास की जरूरत है, सोक्रेट्स की जरूरत है, जो आपके दिमाग को जिंदा कर दे। 3 वर्डों से खेलने की जरूरत है, वाई, हाउ एंड व्हाट। जो दिमाग वाई, हाउ एंड व्हाट को नहीं यूज करता, वो दिमाग मरा हुआ है। हमारे गांव से कुछ लोग आए थे, बोले कुतुब मीनार देखने आएंगे। मैंने क्या देखोगे? बोले चलो दिखाओ तो मैं ले गया दिखाने। तो खड़े देख रहे। मैंने कहा क्या देख रहे हो? क्या बात देख रहा हूं। अबे मैंने कुछ देखने के बाद कुछ सवाल मन में नहीं आ रहे? क्या नहीं देख रहा हूं, ऐसे देख रहे। अब जिंदा दिमाग होता तो पहला सवाल यही आता कि बनवाया किसने, क्यों बनवाया, कौन सी स्टाइल है, कौन सी शैली है। थोड़ा और क्यूरियोसिटी होती तो ईयर भी पता कर लेते। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। आज जो हमारे देश में पढ़े लिखे वो कंपल्शन में पढ़े लिखे, कंपल्शन नॉट क्यूरियोसिटी। इसीलिए तो परेशान है कि पढ़ ले और नौकरी लग जा बस। उनको पता नहीं कि नॉलेज कितनी बड़ी ताकत है। जिनको भी नॉलेज हुई उन्होंने नौकरियां नहीं की, उन्होंने गुलामी नहीं की, उन्होंने किसी की बात को कभी बर्दाश्त। इतनी बड़ी ताकत है। बुद्ध को कौन सी नौकरी दोगे तुम? महावीर को कौन सी नौकरी दोगे? सुनेंगे नहीं किसी की वो। ईसाई, ये जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट है ना, इन लोगों ने हमारे देश को जितना बर्बाद किया। ये नफरत का देश है। शिवाजी का दिमाग जिंदा है। किसने किया जिंदा? रामदास ने, गुरु रामदास। इसलिए आप कई सारे फोटोग्राफ्स देखोगे शिवाजी की जिसमें गुरु रामदास बैठे हुए और शिवाजी उनके सामने खड़े हैं। यह है गुरु की ताकत। चूंकि वो राजा को पैदा करता है, इसलिए राजा की औकात नहीं होती कि उसके सामने बैठ जाए। तो शिवाजी का जो जिंदा दिमाग था वो सोचने लगा कि भाई लड़ते हम हैं, मरते हम हैं, और फायदा किसका? या तो दक्कनी राज्यों का या मुगलों का। तो जब लड़ना हमें और मरना हमें है तो हम अपना राज्य बना लें। क्या सोच पैदा हुई शिवाजी के अंदर कि जब लड़ना हमें, मरना हमें, तो हम अपना राज्य बना लें, मराठा स्वराज। अब सोच पैदा होना ही बड़ी बात होती है, और अगर आप उसे कर ले जाएं, जैसे आपने कहा कि अगले साल मेरी आई उसमें फर्स्ट रैंक आएगी, तो हो सकता है लोग आपके पीछे हंसें, मजाक उड़ाएं, लेकिन अगर आ गई तो लोग सजदा कर जाएंगे। हो सकता है आप किसी लोगों से कहते हो कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा 2034 में, हो सकता है लोग आपके पीछे हंसें, लेकिन अगर बन गए तो लोग सजदा कर जाएंगे। तो शिवाजी ने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। 1674 मराठा स्वराज की स्थापना कर दी उस आदमी ने। औरंगजेब देखता रह गया। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये एक जागृत राजा की लड़ाई है, एक बेहोश राजा के खिलाफ। ये सीखना है। हिंदू मुसलमान की नजर से देखोगे तब नहीं सीख पाओगे, तब नहीं सीख पाओगे। मैंने कहा ना, बड़े सारे मेरे मराठी दोस्त हैं छत्रपति छत्रपति करते रहते हैं, कुछ भी नहीं पता उनको छत्रपति के बारे में। किसी को मानो तो उसे फॉलो करो। ऐसा नहीं घर में अम्बेडकर की फोटो लगा रखी और काल सर्प की पूजा करवा रहे हो तो तुम पाखंडी हो। पाखंडी और शिखंडी में ज्यादा फर्क नहीं होता। या तो तुम एक्सेप्ट करो, या तो तुम विरोध ना करो, या तो तुम गाली ना दो। तुम कहो कि भैया जो मुझे अच्छा लगता है मैं करता हूं,
मैंने इनकी भी फोटो लगा रखी है, मैं कर्मकांड भी करता हूं, कोई बात नहीं। इसलिए शिवाजी मराठा इतिहास में बहुत महान है। मराठा अस्तित्व, मराठा आइडेंटिटी को जिस आदमी ने जन्म दिया वो है शिवाजी महाराज। 1674 में औरंगजेब की आंखों के सामने एक जमींदार के बेटे ने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बना लिया। आप औरंगजेब का दर्द समझ सकते हैं। पूरी दुनिया के सामने ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका में घुसकर ट्विन टावर गिरा दिया। वो अमेरिका, सुपरस्टार अमेरिका, बॉस ऑफ अमेरिका, यूनिलैटरल पावर इन द वर्ल्ड। आप अमेरिका के दर्द को समझ सकते हैं। लादेन भी अपने आप में एक अलग खिलाड़ी है। आप तो पढ़े नहीं होंगे, आप उसको भी मुसलमान की नजर से देखते होंगे, इसलिए आपकी दिक्कत ही यही है ना। आप एक ही आंख खोल के रखते हैं जिंदगी में, या तो हिंदू आंख या मुसलमान आंख, या तो अपर कास्ट आंख या लोअर कास्ट आंख। तो जब आप एक आंख से देखते हैं तो एक एंगल उसका मिस कर जाता है। सिक्सटीन 1680 में शिवाजी की डेथ हो गई। 1680 में औरंगजेब का बेटा है अकबर, बताया होगा मैंने जब आपको राजपूत पॉलिसी पढ़ा रहा था, तो उसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। थोड़ा सा जागा हुआ आदमी था वो। औरंगजेब राजपूतों से लड़ाई कर रहे थे, वही राठौर वाला जो मामला चल रहा था जो मैंने बताया, इंदर सिंह और जसवंत सिंह वाला। तो वो समझा रहा था औरंगजेब को कि क्यों कर रहे हो यार, कभी कभी उल्टा सीधा काम कर दो, घर के लोग समझाते हैं आप। विदुर समझाते हैं धृतराष्ट्र को कि तुम भी मारे हो, तुम्हारे सब लौंडे मारे जाएंगे, मत करो, लेकिन आप मानते नहीं। तो समझा रहा था, बेटा था, समझा रहा था कि अब्बा काहे कर रहे हो यार, ये राजपूत हमारे पुराने दोस्त हैं बहुत, ये हम सम्राट जी हैं इन्हीं की वजह से, ये लड़ने वाली कौम है और इनको पैसा देना नहीं, चढ़ाना है राणा, ये यहां से मॉस्को तक चले जाएंगे। भागकर उसने राठौरों की शरण ले ली अकबर ने। औरंगजेब ने गेम खेला, फर्जी झूठे लेटर उसने राठौरों के कैंप में डलवा दी। इसलिए अकबर को तुम वली, औरंगजेब को वली मत कहना। वो एक राजा है, राजा की तरह बेईमानी भी करता है, झूठ भी बोलता है, सब कुछ करता है। ये तो बाद में जब कम्युनलिज्म शुरू हुआ हिंदुस्तान में, तो फिर जो कम्युनल मुस्लिम इतिहासकार हैं उन्होंने औरंगजेब को वली बना दिया। वही तो मैं कहता हूं, औरंगजेब मेंटेलिटी। पढ़ लेना किसी भी किताब में, एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। वो झूठे लेटर उसने डलवा दिया राठौरों के कैंप में कि बेटा और अकबर तुमने बड़ा अच्छा किया जो तुम राजपूतों को यहां तक ले आए, अब हम बाप बेटे मिलकर राठौरों को मारेंगे। राठौरों को लगा यार ये तो साजिश हो गई, उन्होंने अकबर का साथ छोड़ दिया। आज किसी मेरे मित्र ने मुझे लिखा था कि सर औरंगजेब जो है दास प्रथा चलाई थी, हिंदू औरतों को बेचा जाता था बाजार। तो मैंने उनसे कहा भाई किस सोर्स में पढ़ा दे देना जरा। बहुत परेशान होगा औरंगजेब कि यार मेरे नाम पे इतना, मैं तो वैसे ही जिंदगी भर परेशान रहा और मर के तो चैन से सोने तो कब्र में।
पुरोहितों से हिस्ट्री मत पढ़ो, पुरोहितों से हिस्ट्री पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे, हो ही गए हो, अब बस खत्म होना बाकी है। पुरोहितों से इतिहास मत पढ़ो, पुरोहितों से। वो तो हिंदू पुरोहितों को बोलने नहीं दिया जाता। कोई भी हिंदू पुरोहित किसी गलत आदमी को मंदिर में प्रमोट करेगा तो बहुत मारेंगे। ये सब हिंदुओं की बड़ी खास बात है। पढ़ने की तरफ ज्यादा लगाव है, पढ़ना शौक है, इसलिए जितना ज्यादा विरोध मोदी का हिंदू कम्युनिटी इस वक्त कर रही है, बहुत कर रही है, खुलकर कर रही है, करना भी चाहिए, उसमें हिंदू मुसलमान का कोई मकसद ही नहीं। मैं तो सिर्फ आपको सरकार को सपोर्ट करने के लिए कहता हूं युद्ध के परिस्थिति में। बाकी आप आइए ना संसद पे, 4 लाख लोग इकट्ठा हो जाइए, पर आप तो फेसबुक वॉर करेंगे। अभी बुलाया जाए तो कोई आएगा नहीं कि भैया वो खेत कटवाना है, पापा की तबीयत खराब है और किडनी में बड़ा दर्द हो रहा था भैया। नहीं तो अगर बैस्तील का किला गिराया जा सकता है तो पार्लियामेंट को भी हिलाया जा सकता है, सरकार को घुटनों पर गिराया जा सकता है। जनता 4 लाख लोग इकट्ठा हो गए पार्लियामेंट के सामने, सरकार गोली चलवा देगी। अकबर को फिर भागना पड़ा, अकबर को जब फिर भागना पड़ा, कोई शेल्टर देने को तैयार नहीं अकबर को, तो अकबर को शेल्टर दिया शिवाजी के बेटे ने। सोलह सौ 1680 दे दो शिवाजी, और शिवाजी के बाद उनका बेटा गद्दी पर बैठा। और अकबर को शरण दिया शिवाजी के बेटे ने। क्रांति का जो 3 फेमस शब्द है, आशा करता हूं आपने उस पर काम करना शुरू कर दिया होगा। मैंने कहा कुछ ना कुछ आर्थिक फ्रंट पर भी हमें करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डेमो देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम शुरू करना पड़ेगा। दक्षिण भारत में तो स्थिति थोड़ी सी अच्छी है, लिबरलाइजेशन का सबसे ज़्यादा फायदा वहाँ उधर रहा। पंजाब की स्थिति भी थोड़ी सी अच्छी है, यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इस तरह थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसलिए कंट्री खत्म होने का कोई चांस ही नहीं। विपत्तियां आती रहती हैं, चुनौतियां आती रहती हैं, और चुनौतियां और विपत्तियां ही व्यक्ति का निर्माण करती हैं। मैनिफेस्टो के रूप में मैं 3 बातें आपको बता ही चुका हूं। यूनिटी, मोटिवेशन और अवेकनिंग। और ये आपको एक अच्छे पैमाने पर करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए बहुत आसान सा काम है। घर में बैठे हैं, वीडियो आपके सामने है, मोबाइल आपके सामने है, अपनी लोकल भाषा में बनाइए। खड़ी, अगर आप गोंडा के रहने वाले हैं तो आप अवधी बोलिए, आप खड़ी हिंदी में बोले, जिससे आपका जो नेटिव आदमी वो उसे समझे। और अपनी बोली बोलने में किसी भी तरह का कोई भी
शर्म की बात ही नहीं है। इस कहानी को हम कल यहीं से शुरू करेंगे।